जिस कदर वो मेरे करीब थी, मेरे जज्बात मेरे काबू से बाहर होने लगे थे। मैं उसे अपनी बाहों में ले चुका था। उसके दिल की धड़कन मेरे दिल की धड़कन के साथ धड़क रही थी। उसकी धड़कन मैं अपने कानों में सुन रहा था। बेखुदी से मेरी उंगलियां उसकी कमर पर हरकत करने लगी थीं। लेकिन अचानक ही मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मैं फौरन से पीछे हट गया, उठकर बैठ गया। मेरी सांसें बुरी तरह चलने लगी थीं। मुझे एहसास हुआ कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है। ऐसा नहीं था कि मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। यह भी नहीं था कि मैंने पहले कभी पाप न किया हो। मैं उसे किसी अच्छे इरादे से भी नहीं लाया था, लेकिन मैं उसके साथ पाप नहीं कर सकता था। मैं फौरन से उठकर बेड से नीचे उतर गया, अपना तकिया उठाने लगा कि तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था। मेरा दिल धक से रह गया था। मतलब वो जाग रही थी। कहने लगी, राजवीर कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, तुम ठीक नहीं हो। कहने लगी, इतनी भी ख़राब नहीं है मेरी तबीयत, प्लीज़ मेरे पास रहो, मुझे इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है। मुझे अपनी बाहों में समेट लो, शायद मेरे बेचैन दिल को सुकून आ जाए। मैं उसे कैसे समझाऊं कि मैं उसका कुछ भी नहीं हूँ। अगर वो मेरी असलियत जान जाती तो मेरे पास भी ना आती, बल्कि मुझसे नफरत करती। मैंने अपना हाथ उससे छुड़ा लिया। मैंने कहा, तुम प्लीज़ आराम करो, डॉक्टर ने मना किया है मुझे तुम्हारे करीब आने से, क्योंकि अभी तुम ठीक नहीं हो। बहुत सी अंदरूनी चोटें तुम्हें आई हैं। मेरा तुम्हारे करीब आना तुम्हारी जान ले सकता है। तुम प्लीज़ दोबारा मेरे करीब मत आना। तुम नहीं जानती मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें देखकर बेकाबू होने लगता हूँ। ऐसा ना हो कि अपनी मोहब्बत में तुम्हारी बीमारी को भी भूल जाऊं और तुम्हारे साथ वो सब कुछ कर लूं जिसके बाद तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाए। मैं नहीं चाहता तुम्हें कुछ हो। मेरे मुंह में जो झूठ था मैं बोले जा रहा था ताकि वो मेरे करीब ना आए। कहने लगी, ऐसी कौन सी बीमारी हो गई मुझे? मैं एकदम ठीक हूँ। हाँ, सर में दर्द है, लेकिन तुम्हारी संगत पाकर वो भी ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, तुम्हें बहुत सी अंदरूनी चोटें भी आई हैं, इसलिए कुछ महीने मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। अगर मैं तुम्हारे करीब आया तो तुम प्रेग्नेंट हो सकती हो, और तुम इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हो कि कोई बच्चा पैदा कर सको। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे क्या बहाना बनाऊं, और जब मुझे कुछ समझ ना आया तो मैंने प्रेग्नेंट होने वाली बात का बहाना बना दिया था। कुछ देर तक वो मेरी बात पर गौर करती रही, फिर मेरा हाथ छोड़ दिया। कहने लगी, अच्छा ठीक है। मैंने भी सुख का सांस लिया था। मैं अपनी बदलती हालत से बेहद परेशान था। मैं तो बहुत लापरवाह हुआ करता था, लेकिन पता नहीं क्यों इस लड़की की परवाह करने लगा था। उसके सर में जब दर्द की तेज लहर उठती और वो चीखने चिल्लाने लगती तो उसके दर्द को महसूस करके मेरी जान निकलने लगती थी। मैं दौड़ा भागा उसके पास आ जाता। कहती, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता। मैं फ़ौरन से उसे मेडिसिन देता, उसके सर को हल्के हल्के मसाज करने लगता और वो मुझे देखने लगती। आज भी तो ऐसा ही हुआ था। उसके सर में दर्द की तेज लहरें उठने लगी थीं, लेकिन इसी दौरान जो कुछ उसने कहा वो सुनकर मेरा दिल धड़कना भूल गया था। वो वही शब्द दोहरा रही थी जो उसने खिड़की से कूदने से पहले मुझसे कहे थे। कह रही थी, तुम एक घटिया मर्द हो, तुम जैसे मर्द कर ही क्या सकते हो? औरत को बर्बाद करके तुम अपनी मर्दानगी जताना चाहते हो। उसकी ये बातें सुनकर मैं फौरन उसके पास आया, उसे दोनों बाजुओं से पकड़कर झंझोड़ के रख दिया। एकदम ही वो चौंकी थी, जैसे किसी ट्रांस से निकली हो। मैंने कहा, क्या हुआ है तुम्हें? वो बहुत बदहवास थी, मुझे गौर से देखने लगी। मैंने कहा, ये किस तरह की बातें कर रही हो? क्या कोई मूवी देखी थी, या तुम्हें किसी मूवी का सीन याद आया है? लेकिन मैंने जल्दी ही उसका ध्यान भटका दिया था। वो कमरे में इधर उधर देखने लगी। उसकी सांस बुरी तरह फूल रही थी। एकदम ही वो मेरे गले लग गई। कहने लगी, पता नहीं मुझे कभी कभी क्या हो जाता है, अब भी न जाने मुझे क्या हुआ था। मैं उसका सर सहलाने लगा। उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया। कहने लगी, बस मेरे पास बैठे रहो। मैंने कहा, अच्छा मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास। मैं उसकी परेशानी समझ सकता था। मैंने उसे अपने साथ लगा लिया, उसके माथे पर आए हुए बालों को पीछे करने लगा। मैं ज़्यादातर उसके चेहरे की तरफ नहीं देखता था, क्योंकि मेरा दिल बेईमान होने लगता था, लेकिन इस वक्त वो मुझे बड़े गौर से देख रही थी। कहने लगी, राजवीर, मुझे तुमसे मोहब्बत कैसे हुई थी? उसके सवाल पर मैं उसे देखने लगा। उसे कब मुझसे मोहब्बत हुई थी? हो ही नहीं सकती थी। उसे तो मुझसे नफरत थी। मैंने कहा, बस हम एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और हमारी वहीं पर मुलाकात हुई थी। तुम मुझे अच्छी लगने लगी और मैं तुम्हें। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगी। कहने लगी, मुझे नहीं लगता कि मैं इस टाइप की लड़की हूँ कि किसी को देखूं और उस पर मर मिटूं।
वो मुझे गौर से देखने लगी। जब भी मुझे गौर से देखती थी, मेरी जान लबों पर आने लगती थी। डर लगता था कि कहीं वो मुझे पहचान न ले। वो मुझे गौर से देखते देखते मुस्कुराने लगी और बोली, शायद तुम्हारे चेहरे पर पड़ने वाला ये डिम्पल मेरा दिल चुरा ले गया होगा। मैंने उसकी ये बात सुनी तो हैरत से उसे देखा था। कहने लगी, तुम बहुत ही हैंडसम हो, लेकिन उससे भी प्यारा तुम्हारे गाल पर पड़ने वाला ये डिम्पल है। जब मुस्कुराते हो तो और भी गहरा हो जाता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो मोहब्बत से मेरी तारीफ कर रही थी और मेरा दिल यूँ था कि धड़कना भूल गया था। आज तक कभी किसी लड़की ने मेरी इस तरह तारीफ नहीं की थी। जितनी भी लड़कियां मेरी ज़िंदगी में आई थीं, सब मेरे पैसे की दीवानी थीं। मैं सोच भी नहीं सकता था वो लड़की कभी मुझसे मोहब्बत से देख सकती है, मेरी तारीफ कर सकती है। अचानक ही उसने मेरा हाथ अपने होठों पर लगाया था। मेरा दिल बेकाबू सा हुआ था। उसकी ये हरकत मुझे गुनाह करने पर उकसाने लगी थी। दिल से आवाज़ आई, कौन सा पहली बार करोगे? ना जाने कितनी लड़कियों के साथ तुम रातें रंगीन कर चुके हो और फिर इसके साथ क्यों नहीं? ये तो खुद अपना आप तुम्हें सौंपने के लिए तैयार है। लेकिन मेरे अंदर न जाने कौन बैठा था जो कहने लगा, नहीं, इसके साथ नहीं, ये वो नहीं है, ये वैसी नहीं है। आज तक जितनी भी लड़कियों के साथ मैंने रातें गुजारी थीं, वो सारी की सारी अलग टाइप की लड़कियां थीं। शरीफ घरानों से उनका संबंध नहीं था। पैसे लेकर मेरे पास आती। मेरे अंदर बैठा इंसान कहने लगा कि इसके साथ मैं फ्रॉड नहीं कर सकता। लेकिन ये भी सच्चाई थी कि मैं उसके बगैर रह भी नहीं सकता था, क्योंकि वो बिल्कुल भी दूरी नहीं बनाती थी। मैं सोफे पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा होता तो वो बिल्कुल मेरे करीब आकर बैठ जाती। मेरे कंधे पर अपना सर रख लेती, अपनी बाहों को मेरे गले का हार बना देती। मेरे लिए खाना बनाती तो मुझसे मेरी पसंद पूछा करती। मेरा हर काम बड़ी खुशी से किया करती थी। उसके सर की पट्टी अब उतर चुकी थी, सेहत भी काफ़ी अच्छी हो चुकी थी, लेकिन उसका बार बार मेरे करीब आना मुझे परेशानी में डाल रहा था। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था अब उसके बगैर रहना, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि इसका क्या हल निकालूं। उससे दूर रहना मेरे लिए बड़ी आजमाइश बनती जा रही थी। कोमल अब बहुत खुश रहने लगी थी। पूरा घर वो अपने हाथों से सजाती संवारती, ऐसे जैसे एक औरत अपने घर को सजाती है। एक बार कहने लगी, तुम काम क्या करते हो? मैं तो तुम्हें ज़्यादा कभी बाहर जाते हुए नहीं देखती। मैं ये नहीं जानती कि तुम करते क्या हो। मैंने कहा, मैं ऑनलाइन काम करता हूँ। कहने लगी, ऑनलाइन काम? मैंने कहा, सेल परचेज करने का। कहने लगी, फिर तो ठीक है। मैंने कहा, तुम क्यों पूछ रही हो? कहने लगी, पता नहीं क्यों, लेकिन राजवीर, मुझे कभी कभी अजीब सी आवाज़ें आती हैं। ऐसा लगता है अतीत की बातें मेरे कानों में गूंजती हैं। शायद मेरे पापा के साथ मेरी गुजरे हाथ से मुझे किसी परछाई की तरह नजर आते हैं। मेरे पापा ने मुझे कभी भी हराम का निवाला नहीं खिलाया। मैंने दाल चटनी से रोटी खाई, लेकिन कभी हराम की कमाई नहीं खाई। बस इसीलिए तुमसे पूछ रही हूँ, ताकि मुझे सुकून रहे कि मेरा पति जो कमाता है वो जायज़ है या नाजायज़। मैं तो उसकी बातें सुनकर हैरान हुआ था। मैंने तो इससे पहले कभी सोचा ही नहीं था कि ये जायज़ कमाई और नाजायज़ कमाई होती क्या है, लेकिन अब वो सोचने लगा था। कोमल मुझसे कहने लगी, कभी कभी मुझे धुंधला धुंधला सा याद आता है कि मेरी माँ मर चुकी थी, मैं रो रही थी। मेरे पापा की बातें भी याद आती हैं। कभी यूँ लगता है कि मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये सारी बातें अच्छे से याद तो नहीं आती, लेकिन धुंधली धुंधली तो याद आती ही हैं। लेकिन तुमसे शादी की बात तो मुझे धुंधली धुंधली भी याद नहीं आती कि मेरी तुमसे कब शादी हुई, या कोई ऐसी परछाई बनकर मुझे याद नहीं आती कि मैंने कभी तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी में समय गुजारा है और तुमसे मोहब्बत का इजहार किया हो। उसकी ऐसी बातें मेरी जान निकालने लगती थीं। मैंने कहा, तुम भी कौन सी बातें लेकर बैठ जाती हो? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। क्या तुम्हें शक है मेरी मोहब्बत पर? मेरे सवाल पर वो चुप सी हो जाती, कहती, नहीं, मुझे पूरा भरोसा है तुम पर। एक बार मैं घर आया तो वो मंदिर में बैठी हुई थी, आंखें बंद करके हाथ जोड़कर भगवान से कुछ मांग रही थी। सादगी में उसका हुस्न कयामत ढा रहा था। मैं हर चीज़ से बेगाना होकर उसे बड़े प्यार से देखने लगा। न जाने वो भगवान से इतनी शिद्दत से क्या मांग रही थी। फिर मेरी तरफ देखा तो चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। कहने लगी, राजवीर, आज मैंने अपने भगवान से कुछ भी मांग लिया होता तो शायद मुझे मिल जाता, लेकिन मैं कुछ भी क्यों मांगती? मैंने तो सब कुछ मांग लिया है। मैं उसके पास आ गया। मैंने कहा, संजना, ऐसा क्या मांग लिया तुमने? कहने लगी, यही कि मेरा राजवीर हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहे। और देखो, जैसे ही मैंने आंखें खोली तुम मेरे सामने हो।
वो जितना मुझसे मोहब्बत का इजहार करती थी, मेरा दिल किसी कटी पतंग की तरह से उसका दीवाना होने लगा था। मैं उसे गौर से देखने लगा। उसका इजहार, उसकी मोहब्बत, उसका प्यार देखकर मैं अपने दिल को रोक नहीं पाता था। वो मेरे दिल में जिस मकाम पर जा बैठी थी, उससे ऊपर शायद कुछ भी न था। दुनिया में अगर मुझसे किसी से मोहब्बत हुई थी तो वो कोमल ही थी। अब 3 महीने गुजर गए थे। मैं उसे वहाँ की एक लेडी डॉक्टर से चेकअप भी करवा चुका था। अब उसके दर्द भी नहीं होता था। डॉक्टर कहने लगी, अब आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है, आप इन्हें घर लेकर जा सकते हैं। लेकिन मैं नहीं जानता था उसे अब तक मेरी वो बात याद है जो मैंने बहाना बनाने के लिए उसे कही थी। आज उसने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई थी, बाल भी खुले छोड़ रखे थे, तैयार भी काफ़ी अच्छे से हुई थी। मैं अपने कमरे में बैठा था जब वो दूसरे कमरे से तैयार होकर मेरे कमरे में आ गई। उस वक्त मेरे मुंह में सिगरेट दबा हुआ था, लेकिन उसे इतने हसीन रूप में देखकर तो मैं अपने होश ही खो बैठा था। मेरे मुंह से जलता हुआ सिगरेट कब जमीन पर गिरा मुझे पता ही नहीं चला। वो मेरे करीब आ गई। मैं उस वक्त अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा हुआ था। वो बड़े हक से मेरी गोद में बैठ गई। मेरा दिल तो उछल कर हलक में आया था। कहने लगी, कैसी लग रही हूँ? मैंने कहा, अच्छी लग रही हो, लेकिन ये सब क्या है? कहने लगी, क्या है? कुछ भी तो नहीं है, बस मेरा दिल चाह रहा था तैयार होने को। मैंने कहा, बहुत अच्छा किया कि तुम तैयार हो गई, लेकिन देखो तुम जानती हो अभी हम करीब नहीं आ सकते। वो कहने लगी, अब तो लेडी डॉक्टर ने खुद कहा है कि मैं ठीक हूँ, और अब तो मेरी सारी मेडिसिन भी बंद कर दी गई हैं। मैंने लेडी डॉक्टर से पूछा भी था कि क्या मैं अपने पति के करीब जा सकती हूँ, तो उसने कहा था, हाँ जा सकती हो, तुम्हें किसने रोका है? और इसीलिए राजवीर, तुम मुझे आज अपनी मोहब्बत से भिगो दो। मेरा दिल बहुत तड़प रहा है तुम्हारी मोहब्बत के लिए। उसकी बातों ने मेरे होश उड़ाए थे। मैंने फ़ौरन से उसको खुद से पीछे किया था। वो मुझे अपना पति समझती थी और ख़ुद को मेरी पत्नी, और इस रिश्ते के होते हुए ये सब बातें कहना उसके लिए जायज़ थी। लेकिन मैं क्या करता, मुझे पता था कि हम पति पत्नी नहीं हैं। वो खड़ी हो गई और गौर से मुझे देखने लगी। मैं खुद भी खड़ा हो गया था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा बहाना करूं। मैंने कहा, तुम समझ नहीं रही हो, अभी ऐसा मुमकिन नहीं है। कहने लगी, क्यों मुमकिन नहीं है राजवीर? क्या वाकई तुमने मुझसे लव मैरिज की थी? फिर अपनी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिराने लगी। कहने लगी, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, मुझसे कतराने लगे हो। वो गुस्से से ड्रेसिंग टेबल के सामने चली गई और अपने हाथों में पहनी चूड़ियाँ उतार कर टेबल पर फेंकने लगी। अपनी ज्वेलरी भी उतारने लगी, साथ ही साथ रो भी रही थी। मैं तो समझ नहीं पा रहा था इस सिचुएशन को कैसे संभालूं। मैं उसके पास आ गया। मैंने कहा, ये क्या कर रही हो? कहने लगी, नहीं, मैं समझ गई तुम्हें मुझसे मोहब्बत ही नहीं। मैं याददाश्त भूल गई हूँ। मेरे सर पर चोट आई थी, चेहरे पर और मेरे माथे पर 2 टाँके भी लगे थे। इसी वजह से शायद मेरे चेहरे पर अब वो पहले जैसी खूबसूरती नहीं रही, और इसीलिए मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती। ना जाने वो अपनी कौन कौन सी कमियां गिनवा रही थी जो मेरे लिए तो ना होने के बराबर थीं। मैंने कहा, संजना, ये बात नहीं है। कहने लगी, फिर क्या बात है, मुझे बताओ। अब मैं उसे क्या बताता कि कल को अगर तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई और सच तुम्हारे सामने आ गया तो मैं क्या मुँह दिखाऊंगा तुम्हें? मैंने कहा, मैं नहीं बता सकता, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। ये कहकर मैं कमरे से बाहर चला गया और दूसरे कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करके लॉक कर लिया। मैं उसका सामना नहीं करना चाहता था। आधी रात तक मैं सिगरेट पी पी कर गुजारता रहा। वो मेरे पास दोबारा नहीं आई थी। शायद वो रो रो कर सो चुकी थी, लेकिन मेरी रात बड़ी बेचैनी से गुजरी थी। उसका रोना भी मुझे कहाँ बर्दाश्त होता था। मैं ना चाहते हुए भी उससे इश्क कर बैठा था, उसको इज्जत देना चाहता था। कैसे उसे कहता कि मैं उसका कुछ भी नहीं लगता। मैं सोच रहा था कि उससे शादी कर लूँ तो वो क्या कहकर करूँ। वो कहेगी कि हम पहले से शादीशुदा हैं तो दोबारा से शादी क्यों करें। सुबह मैं जल्दी ही घर से बाहर निकल गया था। पूरा दिन मैं सड़कों पर यूं ही गाड़ी दौड़ाता रहा। यही सोच रहा था कि अब क्या करूं। बड़ी मुश्किल में फंस गया था। रात को देर से घर आया तो वो लॉन्ज में बैठी थी और रो रही थी। मुझे देखकर अपना पाँव पकड़कर कहने लगी, राजवीर, मेरे पाँव में मोच आ गई है, मुझसे चला भी नहीं जा रहा। कहाँ गए थे तुम? उसके पाँव में मोच आ गई थी, ये सुनकर मेरी जान निकली थी। मैं फ़ौरन उसके पास आ गया और उसका पाँव देखने लगा तो वो चिल्लाने लगी। मैंने कहा, मुझे देखने तो दो। कहने लगी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे चला भी नहीं जा रहा, प्लीज़ मुझे कमरे में ले चलो। मैंने उसे सहारा देने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी तरफ दोनों बाजू फैलाए हुए थी। कहने लगी, राजवीर, गोद में उठाकर ले जाओ ना।
कुछ देर तो मैं सोचता रहा कि ये क्या मुसीबत है जो मेरे सर पर पड़ गई है। जितना मैं उससे दूर रहना चाहता हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि उसके करीब आना ही पड़ता है। मैंने उसे गोद में उठा लिया और कमरे में ले जाकर बेड पर लिटा दिया। मैं उसका पाँव देखने लगा। देखने में तो उसका पाँव बिल्कुल ठीक लग रहा था, ना ही उसमें कोई सूजन थी और ना ही किसी नील का निशान था। लेकिन जिस तरह से वो चिल्ला रही थी, यकीनन उसे दर्द हो रहा था। मैंने उसके पाँव पर जेल लगा दिया, पट्टी भी बांध दी। अपना तकिया उठाया और सोफे पर रखकर लेट गया। सुबह को मेरी आँख खुली तो जब मैंने मुदी मुदी आंखें से देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि कोमल तो बड़े आराम से चलते हुए वॉशरूम से वापस आई थी। इसका मतलब वो मेरे साथ ड्रामा रच रही थी। मुझे उस पर गुस्सा आने की बजाय उस पर प्यार आने लगा। मैं मुस्कुराने लगा। शायद वो ये सारे बहाने मुझसे करीब होने के लिए करती थी। और फिर मैं सोच चुका था कि कोई ना कोई बहाना ढूंढ कर उससे शादी कर लूँगा, क्योंकि अब उससे दूर रहना मेरे भी बस से बाहर था। अगले दिन फिर से वो मुझसे कहने लगी कि मेरे पैर में बहुत दर्द है। मैं उसके पास बैठ गया। मैंने कहा, झूठ, बहाने क्यों बनाती हो मुझसे? मैं जानता हूँ तुम्हारे पाँव को कुछ भी नहीं हुआ है। मेरी बात सुनकर उसने नजरें चुराई थीं। कहने लगी, आप मुझसे दूर रहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा, असल में बात यह है कि तुम पिछली सारी बातें भूल चुकी हो, यहाँ तक कि हमारी शादी भी तुम्हें याद नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि तुमसे दोबारा शादी कर लूँ, अपनी दिल की तसल्ली के लिए। ये बात सुनकर कहने लगी, लेकिन शादी तो हमारी हो चुकी है। मैंने कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें याद नहीं, इसलिए मैं एक उलझन का शिकार रहता हूँ। फिर शादी तो तुमसे ही करना है। अगर हमारी शादी हो जाएगी तो तुम देखना मैं कैसे तुम पर अपनी मोहब्बतें निछावर करता हूँ। मेरी बात सुनकर कहने लगी, शायद आप ये चाहते हैं कि मैं दोबारा से दुल्हन बनूं। मैंने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया था। अगले दिन मैंने उसे एक बहुत ही खूबसूरत सा शादी का जोड़ा लाकर दिया। दुल्हन बनी वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। मैंने शादी का एक बहुत ही अच्छा इंतजाम किया था। मेरे सारे जानने वाले शादी में मौजूद थे। यहाँ जिस जगह मैं रहता था, ज़्यादा लोगों से तो मेरी जान पहचान नहीं थी, लेकिन जितने भी जान पहचान वाले थे सारे ही मेरी शादी में आए थे। मैंने सबको यही बताया था कि संजना की याददाश्त जाने की वजह से उसे अपनी शादी का दिन याद नहीं था, और उसकी शादी का दिन याद कराने के लिए ही मैंने उसे दोबारा शादी की है। अब कोमल से शादी होने के बाद मुझ पर किसी भी तरह की कोई रोक टोक न थी। वो मेरी पत्नी बन चुकी थी। उस रात मैंने पूरे हक के साथ उसे अपनी बाहों में भरा था। वो भी ना जाने कब से मेरी मोहब्बत के लिए तरस रही थी, तड़प कर मेरी बाहों में समा गई थी। उस रात मैंने उस पर अपनी सारी मोहब्बतें निछावर कर दी थीं। हालांकि ये सब कुछ मैंने पहली बार नहीं किया था, लेकिन ये जो रिश्ता था बहुत ही खूबसूरत था। और फिर कोमल कोई और नहीं बल्कि मेरी पत्नी थी, मेरी मोहब्बत थी। मेरी मोहब्बत पाकर कोमल बहुत खुश थी और मैं भी उसकी संगत पाकर बेहद खुश था। मेरी खुशियाँ और भी दुगनी होने लगी थीं। मैं हर वक्त शरारत के मूड में रहता। कोमल किचन में काम कर रही होती तो मैं किचन में आ जाता, उसे बाहों में भर लेता। पता ही नहीं चला कब वो मेरे दिल की धड़कनों के साथ बसने लगी थी। पत्नी क्या होती है ये मैंने अब समझा था। पति पत्नी का रिश्ता किसे कहते हैं, उसकी खूबसूरती क्या होती है मुझे अब मालूम हुआ था। अपनी पिछली ज़िंदगी पर मुझे अफसोस होने लगा था कि मैंने कितनी गंदगी भरी ज़िंदगी गुजारी थी। और कुछ महीने बाद तो मेरी खुशी की हद न रही जब मुझे मालूम हुआ कि मैं बाप बनने वाला हूँ। उन दिनों कोमल को बहुत नींद आती थी, अपने आप से भी चिड़ी चिड़ी सी रहती थी, मेरी संगत से भी चिढ़ती थी। जब भी रात को उसे प्यार करने के लिए बाहों में भरता तो कहती, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता राजवीर। मैंने कहा, क्या मैं भी अच्छा नहीं लगता? और मेरा डिम्पल भी। मेरे सवाल पर वो मुस्कुराने लगती, कहती, उसमें तो मेरी जान बसती है। उसकी ऐसी बातें मुझे उसका दीवाना बना देती थीं। मेरे बाप को जब ये बात मालूम हुई कि मैंने कोमल से शादी कर ली है और वो दादा बनने वाले हैं, तो इस खबर ने मेरे पापा को एक धक्का सा लगाया था। कहने लगे, तुम कैसे उस मामूली सी लड़की से शादी कर सकते हो? मैंने कहा, मैं उससे मोहब्बत करने लगा हूँ। वो कहने लगे, मैं कभी भी उस लड़की को अपनी बहू स्वीकार नहीं करूँगा। मैंने अपने बाप से कहा कि अगर उसे स्वीकार करना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैं उसे अपनी पत्नी स्वीकार कर चुका हूँ। वो कहने लगे, उसे वहीं छोड़कर वापस आ जाओ। मैंने तुम्हारा रिश्ता अपने दोस्त की बेटी से पक्का कर दिया है, जो कि एक बहुत ही बड़ा नेता है। मैंने कहा, मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगा और मैं कोमल से शादी कर चुका हूँ। वो कहने लगे, शायद तुम भूल रहे हो कि वो तुम्हारे साथ तब तक है जब तक उसे उसका अतीत याद नहीं आ जाता। जैसे ही उसे उसका अतीत याद आएगा उस दिन वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। मैंने कहा, ऐसा समय कभी नहीं आएगा। मैं कभी भी उसे इसकी याददाश्त वापस नहीं आने दूंगा। मेरे पापा बहुत गुस्से में थे,
कहने लगे, तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। मैंने कहा, मैंने वैसे भी ऑनलाइन काम करना शुरू कर दिया है, मुझे आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है और मैं ये हराम की कमाई कमाना भी नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी और मेरा बच्चा हराम की कमाई से पले। मैं अब भी एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ और बहुत सुकून से हूँ कि आपका हराम की कमाई के पैसों से ज़िंदगी नहीं गुजार रहा। जब तक आपके साथ पापों के दलदल में फंसा हुआ था, नशा भी करता था, अय्याशियाँ भी करता था, लेकिन अब मैं ये सारे गलत काम छोड़ चुका हूँ और ये कोमल की संगत का ही असर है कि मैंने इस पाप के दलदल से निकलकर एक अच्छी ज़िंदगी को चुना है। अब मैं आपकी दुनिया में लौटना नहीं चाहता और ये सच भी था। मैंने ऑनलाइन काम शुरू कर दिया था। मैं चाहता था अपनी फैमिली को अपनी मेहनत की कमाई खिलाऊं, क्योंकि उसी ने मुझे ये रास्ता दिखाया था। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश था, लेकिन एक बार जब मैं घर लौटा तो घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। मुझे दबी दबी सिसकियों की और रोने की आवाज़ें आ रही थीं। मेरा तो रंग उड़ गया था। मैं फ़ौरन से अंदर दाखिल हुआ। पूरा सामान बिखरा पड़ा था। मैं कोमल कोमल पुकारने लगा। कमरे में गया तो वो बेड से नीचे गिरी हुई थी, जख्मी हालत में थी। उसके सर से खून बह रहा था। उसने अपना पेट भी पकड़ा हुआ था। मुझे देखते ही बेहोश हो गई। मैं उसे उठाकर फ़ौरन अस्पताल भागा था। वहीं मुझे पता चला कि किसी ने मेरी पत्नी के पेट पर कुछ ऐसा मारा है कि मेरा बच्चा कोमल के पेट में ही मर चुका था। ये खबर मेरे लिए मौत से कम न थी। उसी वक्त मेरे बाप का फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठाया तो कहने लगे, कैसा लगा मेरा छोटा सा तोहफा। मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि मेरा बाप इस हद तक गिर सकता है। मैंने कहा, डैड आपको शर्म ना आई ये सब करते हुए? आप जानते हैं कि मेरा बच्चा मर चुका है। वो कहने लगे, बहुत अच्छा हुआ। अगर तुम मेरी इकलौती औलाद होकर मेरे साथ ये सब कुछ कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ। मैंने कहा कि मैं फिर भी आपके पास कभी लौट कर नहीं आऊँगा। ये कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। कुछ देर बाद ही मुझे हॉस्पिटल के कमरे से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। वो आवाज़ कोमल की थी। मैं कमरे में गया तो वो मुझे देखकर घूरने लगी। मैं समझा शायद बच्चे के मरने का दुख है। मैं उसके पास आ गया। उसके पास बैठा तो वो एकदम पीछे हटी थी। कहने लगी, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? बताओ, आखिर तुमने अपना बदला मुझसे ले ही लिया, मुझे बर्बाद कर दिया। क्यों मुझे बचाया, क्यों मरने नहीं दिया? मुझे नहीं जीनी ये ज़िंदगी। ये कहकर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। मैंने कहा, क्या हो गया है, कैसी बातें कर रही हो संजना? कहने लगी, कौन संजना? मैं संजना नहीं हूँ, मैं कोमल हूँ, कोमल। और तुम? ये कहकर उसने बड़े ही गुस्से से मुझे देखा था और फिर रोने लगी। अपना सर अपने दोनों हाथों में लेकर कहने लगी, ये नहीं हो सकता, तुम मेरे साथ ये नहीं कर सकते। शायद उसे सब कुछ याद आ गया था। वो रोने लगी, चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये तुमने मेरे साथ क्या कर दिया? मैं उसके पास जाकर बैठ गया। दोनों हाथों से अपना सर पकड़े वो रो रही थी। मैंने कहा, कोमल प्लीज़ मेरी बात सुनो। मैंने उसका हाथ पकड़ना चाहा तो उसने मुझे पीछे धक्का दिया था। कहने लगी, खबरदार मुझे हाथ भी मत लगाना, मुझे छूना भी मत। मैंने कहा, क्या हो गया है तुम्हें? कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे करीब आने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई धोखे से मुझसे शादी करने की? तुम्हारी वजह से मैंने मौत को गले लगाया था, सिर्फ इसलिए कि तुम मुझे छू न सको। मैं इतनी नफरत करती हूँ तुमसे कि तुम्हारे छूने से अच्छी मौत लग रही थी मुझे, और तुमने मुझसे शादी कर ली। फिर उसने मेरा गिरेबान पकड़कर मुझे झंझोड़ कर रख दिया। कहने लगी, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों की मुझसे शादी? मेरी याददाश्त चले जाने का तुमने फ़ायदा उठाया है। मुझसे झूठ बोला कि तुम मेरे पति हो। मैं नफ़रत करती हूँ तुमसे, बेइंतहा नफ़रत करती हूँ। आई हेट यू। वो बिल्कुल दीवानों की तरह मुझे झंझोड़ रही थी, रो रही थी। हकीकत को स्वीकार करना उसके लिए मुश्किल था। मैंने उसके दोनों हाथों से उसे पकड़ लिया। मैंने कहा, होश में आओ कोमल, तुम्हें क्या हो गया है? वो कहने लगी, होश में ही तो आ गई हूँ, और ये कड़वी हकीकत मेरे लिए मौत से भी बुरी है। काश कि मैं मर जाती। क्यों बचाया तुमने मुझे? मुझे अपने आप से भी घिन आ रही है। तुम्हारे साथ गुजरे लम्हों का सोचकर मुझे उस वक्त से नफरत हो रही है। मुझे तुमसे नफरत है देवांश मुखर्जी। तुमने मुझे मौत से भी बुरी सजा दी है। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी और बेहोश होकर वहीं गिर गई। वहाँ मौजूद नर्स मुझे हैरत से देख रही थी। मैं कमरे से बाहर निकलकर कुर्सी पर अपना सर पकड़कर बैठ गया। समझ नहीं पा रहा था कैसे समझाऊं उसे कि उसकी मोहब्बत ने मुझे बदल कर रख दिया है। मैं अब वैसा नहीं रहा। मैंने ये सोचा कि मुझे भगवान से मदद मांगनी चाहिए। कई साल बाद मैं भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़ा था और अपने भगवान से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा था कि मेरी कोमल को मेरी बात पर विश्वास आ जाए। मैं रो रहा था।
मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन जब वापस आया तो मेरे होश उड़ गए थे। कमरे से नर्स तेजी से बाहर आई थी। मुझे देखकर मेरे पास आई, कहने लगी, आपकी वाइफ कमरे में मौजूद नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई, कमरा बिल्कुल खाली है। ये सुनकर मेरे होश उड़े थे। मैंने कहा, कैसे जा सकती है वो? आपका स्टाफ किधर था? मैं फ़ौरन से कमरे में गया, कमरा बाकी खाली था। मैं फ़ौरन से बाहर निकला, उसे अस्पताल में तलाश करने लगा, लेकिन वो मुझे कहीं भी नज़र न आई। हॉस्पिटल से बाहर आया, चौकीदार से पूछने लगा तो उसने बताया कि एक लड़की को मैंने 20 मिनट पहले यहाँ से बाहर जाते देखा था। ये सुनकर मैं परेशान हो गया था। उस वक्त बाहर सन्नाटे का राज था। मैं कोमल कोमल पुकारने लगा, लेकिन वो कहीं भी नजर न आई। मौसम ठंडा था और मैं उसे ढूंढ रहा था, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रही थी। उसका नाम चिल्ला चिल्ला कर मैं थक चुका था। थक हार कर मैं घर वापस आ गया। कुछ दिन पहले तक मेरा घर स्वर्ग की तरह महकता था, लेकिन अब वो खाली हो चुका था। कुछ दिन तक मैं कोमल को ढूंढता रहा, हर जगह तलाश किया, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। मैं रोज़ भगवान के पास जाता, उससे अपनी कोमल को मांगता। और एक बार मुझे अदालत से तलाक का नोटिस मिला। ये देखकर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आया था। कोमल अपने घर पहुंच गई थी और उसने मुझसे तलाक मांगी थी। पहली पेशी पर जब मैं उसके पास खड़ा हुआ तो बड़ी नफरत से मुझे देख रही थी। उसकी कुछ ही दिन की जुदाई ने मुझे तोड़ कर रख दिया था, लेकिन वो मेरी जान की दुश्मन सामने कटघरे में खड़ी हुई मुझसे जिंदगी का नाता तोड़ना चाहती थी। उसका वकील मेरे सामने खड़ा मुझसे सवाल पूछने लगा कि आप मेरी क्लाइंट को अगवा करके अपने फ्लैट पर लेकर गए थे, क्यों? मैंने कहा, वकील साहब, ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है। आपकी क्लाइंट अब मेरी बीवी है। वो कहने लगा, आपने कोमल जी से ज़बरदस्ती शादी की है। मैंने कहा, अपनी क्लाइंट से कहिए ये बात मेरी आंखों में आंखें डाल कर कह दे तो अपना जुर्म स्वीकार कर लूँगा। मेरी बात पर हल्की हल्की हंसी की आवाज़ अदालत में सुनाई दी थी। वकील कहने लगा, आपकी इस टाइप की बातों का क्या मतलब है? मैंने कहा कि मेरी आंखों में देखकर वो आपके रटे रटाए शब्द नहीं बोल पाएगी। इतना मुझे अपनी मोहब्बत पर विश्वास है। एक बार वो मुझे मेरी आंखों में देखकर कह दे कि मैंने उससे ज़बरदस्ती गन पॉइंट पर शादी की थी तो मैं मान जाऊँगा। कोमल सामने ही खड़ी थी, उसकी आंखें भी नम थीं। मुझे तीखी नज़रों से देखने लगी। कहने लगी, इस आदमी ने मेरी याददाश्त खो जाने का फ़ायदा उठाया था। इसने मुझसे झूठ बोला था कि ये मेरा पति है। मैंने कहा, जज साहब, मैंने ये झूठ बोला था कि मैं इसका पति हूँ, लेकिन मैंने इसका कोई फ़ायदा नहीं उठाया था। मैं ये बात कसम खाकर कह सकता हूँ। पूछे इसे, क्या मैंने इसके करीब आने की कोशिश की? क्या इस बीच मैंने इससे कोई भी रिश्ता बनाने की कोशिश की? क्या मैंने बिना शादी के इसके साथ कुछ भी गलत किया? और शादी भी हम दोनों की रजामंदी से हुई थी। मेरी ये बात सुनकर कोमल कहने लगी, ये झूठ है। मैंने कहा, क्या झूठ है? क्या तुम नहीं कहती थी कि मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ? मेरे गाल पर पड़ने वाला डिम्पल तुम्हारी जान ले लेता है। मैं जब मुस्कुराता हूँ तो तुम्हें और भी प्यारा लगता हूँ। बोलो, क्या नहीं कहा था तुमने ये सब कुछ? मेरी बात सुनकर सामने बैठे जज ने अपना चश्मा नीचे करके कोमल को देखा था, जो शर्म के मारे नजरें झुकाए लाल होते चेहरे से नीचे देख रही थी। वकील भी चुप था। मैंने सीधा कोमल से कहा, इधर देखो मेरी तरफ और मेरी आंखों में देखकर कहो कि मुझसे मोहब्बत नहीं करती हो। वो मेरी तरफ देखने से घबरा रही थी। मैंने कहा, जज साहब, मुझे अपनी पत्नी से तलाक नहीं लेनी। मैं कोमल से अकेले में एक मुलाकात करना चाहता हूँ, और अगर उसके बाद भी वो मुझसे तलाक चाहती है तो मैं ऐतराज़ नहीं करूँगा। मेरी बात पर वो नर्वस हुई थी। कहने लगी, मुझे इनसे कोई भी मुलाकात नहीं करनी। मैंने कहा, क्यों नहीं? क्या तुम्हें इस बात का डर है कि कहीं मेरी आंखों में खो न जाओ? बेफिक्र रहो, अब भी तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए सब जायज़ है। मेरी बात पर वो मुझे गुस्से से घूरने लगी। कहने लगी, मैं इतनी भी कमज़ोर नहीं हूँ कि अपने इरादे बदल लूँ। मैंने कहा, तो फिर एक मुलाकात का मौका दो मुझे, मेरी बात, मेरी मोहब्बत आजमाने दो। वो खामोश हो गई। जज साहब ने कहा, अगली पेशी से पहले आप मुलाकात करके आइएगा। अदालत का वक्त ख़त्म हो चुका था। जैसे ही वो अदालत के कमरे से बाहर निकली, मैं उसके पीछे आया था। वो अपने वकील के साथ थी। मैं तेज़ कदम चलाते हुए उसके बराबर पहुंच गया। मैंने कहा, कोमल, मेरी बात सुनो। कहने लगी, मुझे नहीं सुननी, बस मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। मैंने कहा, एक मुलाकात की इजाज़त तो जज साहब ने भी दी है। बिना तुमसे अकेले में बात किए मैं तुम्हें कभी भी तलाक नहीं दूंगा। वो अदालत से बाहर निकली और रिक्शा रोकने लगी। जैसे ही रिक्शे पर बैठी, मैं भी उसके बराबर बैठ गया। कहने लगी, तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। रिक्शे वाले को वो अपना एड्रेस समझाने लगी। मैंने कहा, बस एक बार मेरी बात सुन लो, बिना बात किए मैं तुम्हें कभी भी अपना फैसला नहीं सुनाऊंगा। कहने लगी, तुम्हारी इन झूठी बातों पर मुझे विश्वास नहीं है। कुछ ही देर में रिक्शा एक बिल्डिंग के सामने खड़ा हुआ था। वो रिक्शे वाले को किराया देकर अपने फ्लैट की सीढ़ियाँ चलने लगी। मैं भी उसके पीछे ही था। फ्लैट का दरवाज़ा खोलते ही जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई,
मैं भी अंदर चला गया। उसने दरवाज़ा बंद किया। वो सामने लॉन्ज के सोफे पर बैठ गई। कहने लगी, कहो क्या कहना चाहते हो। नज़रें उसकी अब भी झुकी हुई थीं। मैं बिल्कुल उसके बराबर में बैठ गया। मैंने कहा, कोमल इधर देखो मेरी तरफ। वो नामे सिर हिलाने लगी। मैंने कहा, क्यों? क्या तुम्हें मेरी आंखों में खो जाने का डर है? ये डर है देखोगी तो मुझसे अलग होना मुश्किल हो जाएगा। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने कहा, तुम्हें अंदाजा है कि तुम मुझसे क्या मांग रही हो? उम्र भर की जुदाई। मुझे मेरी मोहब्बत की इतनी बड़ी सज़ा मत दो कोमल। बेशक मैं गलत था, लेकिन अब नहीं हूँ। अपने आप को तुम्हारी खातिर बदल कर रख दिया है। मैंने अपने बाप तक को छोड़ दिया है, उनकी जायदाद को लात मार दी है। तो मैं बहुत चाहता हूँ। ये कहते हुए मैंने अपने दोनों हाथों में उसका चेहरा थाम लिया था, उसके आंसू साफ किए। वो मेरा हाथ पीछे करने लगी, कहने लगी, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। मैंने कहा, इधर देखो मेरी तरफ। उसने रोई रोई आंखों से मेरी तरफ देखा था। आंखें मेरी भी नम थीं। मैंने कहा, बस एक बात का जवाब सच सच दे दो, दूसरा कोई सवाल नहीं करूँगा। वो मेरी आंखों में देख रही थी। मैंने कहा, क्या रह लोगी मेरे बगैर? बोलते बोलते मेरी आंखों से आंसू मेरे गालों पर फिसल आए थे। उसके बहते आंसुओं में भी तेजी आई थी और नामे सिर हिलाकर वो मेरे साथ लग गई। मैंने भी उसे अपनी बाहों में समेट लिया। वो अब भी रोए जा रही थी। कहने लगी, बहुत बुरे हो तुम। आई हेट यू। मैं नफरत करती हूँ तुमसे। सुन रहे हो ना देवांश मुखर्जी, तुमसे नफरत करती हूँ मैं, लेकिन बस तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, तो फिर इतना बड़ा फैसला कर लिया? मेरे बारे में नहीं सोचा तुमने? हम दोनों के ही शिकवे ख़त्म नहीं हो रहे थे, लेकिन मैं खुश था कि वो अपना फ़ैसला बदल चुकी थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को पूरा अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।